आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम संबंधी नियोगिता या कठिनाई के बारे में, जिससे सीटेट या यूपी टेट या सभी राज्यों की टेट परीक्षाएं जो होती हैं उसमें प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर हम सीटेट की बात करें तो लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 लैंग्वेज में और 1 बाल विकास में। सबसे पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, यानी जितने भी अधिगम संबंधी विकार हैं उनकी कंप्लीट थ्योरी विद ट्रिक के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपके दिमाग में फिट होगा। और इसके बाद क्या होगा, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं में, खासकर सीटेट की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी इसमें 2 नए टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो 2021-22 में जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा हुई है, सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो हुआ है, उनके क्वेश्चंस हम कंप्लीट लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में आप पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 40 प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक के लिए कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक नीले कलर की लिंक होगी जिसमें कंप्लीट बाल विकास की प्लेलिस्ट दी गई है, क्लिक करके आप उसको जरूर चेक करिए। सारी टॉपिक वाइज थ्योरी और क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में यूट्यूब पर पहली बार ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम अक्षमता का कॉन्सेप्ट दिया किसने। तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, 1963 की बात थी, सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क इनका नाम था। इनके द्वारा अधिगम अक्षमता का प्रत्यय सबसे पहले दिया गया। इसके कई सारे नाम हैं, एक बार हम आपको बता दें। अधिगम संबंधी नियोगिता को हम अधिगम अशक्तता भी कहते हैं, अधिगम अक्षमता भी कहते हैं, अधिगम कठिनाई भी कहते हैं, अधिगम संबंधी विकार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको हिंदी में कोई ऐसा शब्द मिल रहा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो एक बार इंग्लिश में जरूर देखिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में आना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया में बच्चे को क्या होता है, लिखने से संबंधित कठिनाई या समस्या होती है। इस बार सीटेट के एग्जाम में इसको एक नए शब्द का प्रयोग किया गया, आलेख वैकल्य, जो इसके पहले कभी नहीं लिख करके आता था। इंग्लिश में तो आप देखेंगे डिस्ग्राफिया ही लिखा होगा, बट हिंदी में आपको आलेख वैकल्य लिखा हुआ मिलेगा। यानी डिस्ग्राफिया जो होता है इसके अंतर्गत बच्चे को लिखने से संबंधित समस्या अशक्तता होती है, जिसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो यहां पर आप शब्द जो देख पा रहे हैं, ग्राफिया में आपको एक शब्द मिल रहा होगा ग्राफ। ग्राफ पेपर जब हम लाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखते हैं, तो अब आपको याद हो गया होगा कि ग्राफ पेपर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हो गया आपका लेखन संबंधी विकार। जहां पर ग्राफ आए वहां पर लिखना, ग्राफ लिखना, ग्राफ लिखना, याद रहेगा आपको। अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। ये क्या होता है, ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, अर्थात बच्चे को यहां पर पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। इसको इस बार कहा गया है वाचन वैकल्य। वाचन वैकल्य का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो एक प्रकार का वाचन हो रहा है, इसलिए इसको यहां पर वाचन वैकल्य कहा गया, डिसलेक्सिया। इसकी हमारी ट्रिक क्या कहती है, एक ट्रिक हमारी सिंपली हमने बनाई अपनी भाषा में कि पढ़ ले पढ़ ले। अक्सर हमारे घर में कहा जाता है कि पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पठन संबंधी विकार हो गया, पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, डिस ले पढ़ ले, ऐसे आप याद रखिएगा। इसको हम वाचन वैकल्य भी कहते हैं। डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, इसमें बच्चे को गणना संबंधी समस्या होती है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में बच्चे को कठिनाई होती है। तो यहां पर आप कैसे याद करेंगे, कैलकुलिया मतलब इसका संबंध हो गया कैलकुलेटर से, क्योंकि जब इस प्रकार की समस्या होती है तो इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के माध्यम से हल करते हैं। गणना संबंधी समस्याएं होती हैं, तो बच्चे को अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्कैल्कुलिया कहेंगे। कैलकुलेटर का संबंध किससे है, डिस्कैल्कुलिया से है। आगे बढ़ेंगे डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में बच्चे को या व्यक्ति को क्या होता है, शारीरिक बनावट के आधार पर उसको भ्रम बन जाता है, या यहां पर बच्चा या व्यक्ति जो है खुद को ज्यादा सुंदर, लंबा या ताकतवर समझने लगता है, अर्थात वो डिस्मॉर्फिया से ग्रसित है। अफेजिया क्या होता है, इसको हिंदी में कहा गया है भाषा वैकल्य, या फिर कह सकते हैं भाषा संबंधी अधिगम विकार या भाषा अक्षमता भी कहते हैं। इसमें बच्चे को भाषा को समझने में कठिनाई समस्या होती है। अब हम बात करेंगे यहां पर डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में बच्चे को कठिनाई हो सकती है, अच्छे से बच्चा
लिख नहीं पाता, या उसको चलने में, टहलने में, बोलने में समस्या हो सकती है। बच्चा जो है हाथ और आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे का परफॉर्मेंस भी इसकी वजह से डाउन हो जाता है क्लास में, ठीक है, और बच्चे की जो मांसपेशियां हैं उसका संतुलन ठीक से नहीं बन पाता। यहाँ पर जो है हम कैसे पहचानेंगे, डिस्प्लेक्सिया के कुछ लक्षण दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं डिस्थीमिया क्या होता है। तो ये एक तनाव संबंधी समस्या है जिसका संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। बुलिमिया से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, भूख अधिक लगती है और ज्यादा मात्रा में बच्चा या व्यक्ति भोजन करने लगता है। एडीएचडी की बात करें तो एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, बच्चा हाइपर हो जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे डिफिकल्टी फोकसिंग, बच्चे को फोकस करने में, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। फॉरगेटफुलनेस, बच्चा चीजों को भूल जाता है। ऑलवेज रिमेन वरीड, हमेशा चिंतित रहता है। इजिली डिस्ट्रैक्ट, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ध्यान उसका केंद्रित नहीं होता और बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाता है। इसको कहते हैं अवधान संबंधी समस्या। इसमें बच्चा एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा अति सक्रिय होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इस बार सीटेट की परीक्षा में 2-3 प्रश्न नए टॉपिक से भी पूछे गए हैं, उसमें से 21 टॉपिक जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में है, लेकिन आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं जिससे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो 2016 में लागू किया गया, और इससे पहले जो आपका एक्ट था वो था 1995, ठीक है। उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया था, लेकिन जो 2016 में एक्ट आया है इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें वो संशोधन कर सकता है। इससे प्रश्न इस बार सीटेट कई मतलब अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। इसको हम कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वालीनता या आत्मकेंद्रिता। इसमें बच्चे के किस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। बच्चे को आदत लग जाती है, मतलब वो अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, और उसको कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में दिक्कत होती है। और कुछ यहाँ पर है जो हम आपको हिंदी में आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्वालीनता के लक्षण क्या हैं। सामाजिक संपर्क, बातचीत में असमर्थता, सीमित शौक और दोहराव युक्त व्यवहार, यानी लिमिटेड उसके शौक होते हैं, और सामाजिक कम्युनिकेशन में उसको दिक्कत होती है। नजरें नहीं मिला पाता है बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं बन पाता है, दूसरों से नजरें चुराता है। जैसे मेहमान कोई आए हैं, आप कहते हैं कि बेटा नमस्ते करो, लेकिन बच्चा नजरें नहीं मिला पा रहा है, कोशिश करता है कि सामने ना जाना पड़े। अगर एक आध बार ऐसा होता है तब तो ठीक है, नॉर्मल बात है, आपके डांटने से वो चीज सही हो जा रही तब तो ठीक है, लेकिन आपके डांटने पर भी बच्चा नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, नमस्ते नहीं कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है, तो ये फिर एक विकार है। अगर आप डांट रहे हैं, वो चीज बच्चा सही कर रहा है, तो ये विकार नहीं होगा, ठीक है। जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होना, यानी जो डेली की क्रियाएं होती हैं इससे ग्रसित बच्चा जो है वो भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। बच्चे अपने नाम से पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई आवाज लगा रहा है ना, विनोद विनोद कोई आवाज लगा रहा है, लेकिन उसमें भी क्या है, सामने वाला कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। लगातार अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें वे स्वालीनता के लक्षण हैं। उन गतिविधियों में रुचि की कमी जिसमें सामान्य बच्चे रुचि रखते हैं। जैसे सामान्य बच्चे को खेलने में इंटरेस्ट होता है, चॉकलेट खानी पसंद होती है, घूमना पसंद होता है, पार्क में घूमना पसंद होता है, झूला झूलना पसंद होता है। बट अगर ऐसा कोई बच्चा जो इससे ग्रसित होगा उसको ये सब चीजें नहीं पसंद आएंगी, ठीक है। उन गतिविधियों में रुचि जिसमें सामान्य बच्चे रुचि रखते हैं, मित्रता करना, ठीक है, ये सब चीजें उसमें नहीं होंगी। बच्चे को नहीं पसंद होगा, बच्चे को अकेले रहना पसंद होगा, किसी व्यवहार को नियमित रूप से दोहराएगा, किसी बात को, जैसे हाथों की एक निश्चित गति या शरीर को हिलाता रहेगा, है ना, ये विशेषताएं हैं। छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाना, थोड़े जटिल प्रश्न निर्देशों को समझने और उत्तर देने में भी परेशानी हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गति समन्वय कल्य क्या होता है, जिसको हम गामक गतिमान अक्षमता कहते हैं। ये क्षमता जो है ये अक्षमता होगा, ठीक है, शारीरिक या मांसपेशियों के सही तरीके से प्रयोग न कर पाने से संबंधित है। इसमें जो है हाथ से आंख के तालमेल का संतुलन नहीं बन पाता है।
यानी हाथ और आंखों के बीच का शारीरिक संतुलन तालमेल अच्छे से नहीं बन पाता है, यही होता है गामक गतिमान अक्षमता, जिसको गति समन वैकल्य भी कहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर वो सारे क्वेश्चंस जो सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं एक एक करके हम आपको करा देंगे। 40 प्रश्न है, काउंट करते चलिएगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। पेपर ले लीजिए, उसमें 1 से 40 तक नंबरिंग करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गणितीय क्रियाओं को बच्चे को समझने में दिक्कत है तो इसको क्या कहेंगे, गणितीय वैकल्य कहेंगे। दूसरा प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, 1995, 1999, 2016, 1992। उत्तर होगा यहां पर 2016। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, अधिगम विकारों का बहुक्रम या फिर हल्की मानसिक मंदता। तो ये होता है अधिगम विकारों का बहुक्रम, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं पठन वैकल्य। बात करते हैं विश्वगस्त को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। बच्चे को मेन समस्या किसमें है, पढ़ने से संबंधित समस्या है, तो ये हो जाएगा आपका वाचन वैकल्य, जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। क्योंकि गुणन संबंधी कोई है नहीं यहाँ पर, गणना संबंधी विमर्श वाली कोई बात है नहीं, उत्साह है नहीं, तो यहाँ पर वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया हो जाएगा। एक ऐसी दशा जिसमें बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है, वाचन वैकल्य। स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा यहाँ पर बच्चे को काहे में समस्या है। देखिए स्वलीनता के कोई लक्षण है नहीं, ADHD के लक्षण है नहीं, ये वाचन वैकल्य है, बच्चे को पढ़ने से संबंधित समस्या है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। वह छात्र जिसे पठन वैकल्य है उसको किस में दिक्कत आएगी, पढ़ने लिखने में, सुनने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा पढ़ने व लिखने में। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता, अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर, अन्य व्यक्तियों पर अति निर्भरता, दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। प्रश्न संख्या 7, तो ये लक्षण हमने आपको किसके बताए थे, ऑटिज्म के बताए थे, जिसको हम स्वलीनता या आत्मकेंद्रितता भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, जहां पर बच्चा दूसरों से नजर चुराता है और अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है और अति संवेदनशील रहता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, सृजनात्मकता का मिलान अभिसारी चिंतन दिया गया है। सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है, अपसारी से, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, यहां पर लेखन में दिया है वैकल्प विषय पढ़ने में कठिनाई, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्योंकि बौद्धिक स्तर में कहा जा रहा है व्यक्तिगत अभिलक्षण, ये भी गलत हो गया। समावेश में लिखा हुआ है विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, तो समावेशी में तो हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं, ये भी गलत हो गया। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा लेखन के बाद ये डैश गलत लगा हुआ है, लेखन वैकल्य के बाद डैश होगा विषय पढ़ने में कठिनाई, यानी पठन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं, लेखन वैकल्य कहते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका उत्तर हो जाएगा आलेख वैकल्य। हमने आपको बताया था बच्चे को समस्या हो रही लिखने में, और लेखन संबंधी विकार को हिंदी में आलेख वैकल्य का विकल्प भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। यानी इधर आपकी दी गई है समस्याएं कह सकते हैं, जो आपने अधिगम संबंधी विकार पढ़े हैं कुछ वो दिए गए हैं, और इधर इनके लिए दिया गया है यथोचित रणनीति की आप क्या करेंगे। जैसे कहा जा रहा है स्वलीनता वाले बच्चे हैं तो कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहेंगे, गलत हो गया। प्रतिभाशाली अगर बच्चे हैं तो आसान और बहुत सरल सामग्री नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए तो चैलेंजिंग टास्क चाहिए। अगर आप आसान चीज़ें दे देंगे तो वो कक्षा में बोरिंग फील करेंगे, तो ये तो होगा नहीं।
पठन वैकल्य, अगर बच्चे को पढ़ने में समस्या है तो आप चित्र के आधार पर कैसे दत्त कार्य दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक ही सही दिया गया है। वाक हानि है जिसको, ठीक है, वाक हानि मतलब बोलने से संबंधित अगर समस्या है तो धैर्य दिखाइए और प्रतिक्रिया के लिए उसको समय दीजिए पर्याप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या और उन्हें समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है या होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ने की बात कही जा रही है, तो 11वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। वाचन वैकल्य, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य या फिर गतिमान दिव्यांगता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण, तो ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट, आत्मकेंद्रिता, स्वलीनता अर्थात पहला ऑप्शन, क्योंकि पठन वैफल्य तो है नहीं। हमने आपको स्वलीनता के लक्षण बताए हैं कि बच्चे को सामाजिक संचार, कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में दिक्कत होगी, बच्चा अकेले रहना पसंद करेगा, ये विशेषताएं हैं आपकी ऑटिज्म की। क्वेश्चन नंबर 13, वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन है यहाँ पर प्रामस्तिकी घात, गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य या फिर गतिमान दिव्यांगता। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे को समस्या कहाँ पर है? पढ़ने में, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 के लिए उत्तर हो जाएगा पठन वैकल्य अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए यहां पर कोई गणना संबंधी विकार नहीं, कोई भाषा संबंधी विकार नहीं, कोई पठन संबंधी विकार नहीं, इसको कहते हैं मोटर स्किल से संबंधित समस्या होती है। गति समन्वय वैकल्य इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है, जहां पर बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही हो? क्वेश्चन नंबर 16, तो स्वभाव बदलना कोई पठन वैकल्य तो होगा नहीं, अपमानजनक व्यवहार भी नहीं होगा। बी को डी के रूप में लिखना और 21 को 12, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं बनाए इन लोगों ने, बट हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। इस प्रश्न में गलती की है यहाँ पर अगर देखा जाए, बट यहाँ पर यही आंसर आयोग ने माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? गणितीय गणना की बात करें, उत्तर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? यहां पर भी आपका उत्तर हो जाएगा गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लेखन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? किस पे लिखते हैं? ग्राफ पे, तो हो जाएगा उत्तर डिस्ग्राफिया। प्रश्न संख्या 20, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? यानी बच्चे को गणना संबंधी समस्या है, उसके लिए आप इनमें से क्या उपाय करेंगे? कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करेंगे, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराएंगे, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को ढकने के लिए अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा विषय वस्तु जोड़ देंगे, गलत है, सिर्फ मानकीकृत गलत है। अगर ऐसा बच्चा जिसको गणना संबंधी कोई विकार है, उसके लिए हम ऑप्शनल है, ये परमानेंट नहीं बट ऑप्शनल है, दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? प्रश्न संख्या 21, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता को ही हम कहते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर हो जाएगा यहां पर बी को डी और वाज को सा, 21 को 12 लिखना। तो यहां पर आपका
दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में असुविधा के। इसको हम कहेंगे अधिगम में अशक्तता के। ऑप्शन यहां पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। भाषा संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? अफेजिया यानी भाषाघात। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गीता अकेले रहना पसंद करती है तथा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, ये किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन वैकल्य, स्वलीनता क्रम विकार, शैक्षिक असहायता, लेखन वैकल्य। तो लेखन पठन तो है नहीं, ठीक है। अकेले रहना पसंद करती है, ये स्वलीनता क्रम विकार की विशेषता है, यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। सीखने संबंधी निरोगिताएं सामान्यतः, पहला ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती हैं, गलत है। ग्रामीण शहरी वाली बात भी गलत है, उत्तर हो जाएगा उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, साक, उबाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, इस बच्चे को क्या समस्या है? तो ये पठन संबंधी विकार है जिसको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। कई किताबों में इसका आंसर शब्द जंबलिंग विकार भी दिया गया है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28, पठन संबंधी विकार है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आपने ये सारी थ्योरी पढ़ ली, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, इससे बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं आएगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकें। क्योंकि इसको बनाने में कितना समय लगा है, कितनी मेहनत लगी है, वो अगर हम बताएंगे तब भी आपको यकीन नहीं होगा। बट आप एक सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो आप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए उत्तर हो जाएगा सैमुअल अलेक्जेंडर किर्क। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 30 में आपका उत्तर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। क्योंकि पठन संबंधी विकार को कई बार बच्चे क्या करते हैं, पठन अरुचि लगा देते हैं, नहीं, डिस्लेक्सिया होगा पढ़ते समय अटक रही है। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता क्या कहलाती है? ऑप्शन में है यहाँ पर डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिस्लेक्सिया। प्रश्न संख्या 31 में आपका क्या उत्तर होगा? 31 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। प्रश्न संख्या 32 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा 32 के लिए लिखने में। डिस्ग्राफिया, ग्राफ पे हम लिखते हैं ना, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए गणना दोष। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। अधिगम निरोगिता वाले बच्चे, पहला ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, बुद्धिलब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम के कुछ पक्षों के साथ संघर्ष करते हैं, किसी को लिखने में, किसी को पढ़ने में समस्याएं होती है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका उत्तर हो जाएगा पढ़ने में दिक्कत होती है। 35 के लिए दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक वो कारक है जिसकी वजह से अधिगम अक्षमता नहीं होती। व्यवहार में कोई बाधा पहुंचा इस वजह से हो सकती है। संवेगात्मक रूप से आपको कोई सदमा लग गया हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन का मतलब होता है मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार हुआ हो, इस वजह से भी हो सकता है। इसके लिए सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार नहीं, यानी कल्चर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2015 या 16 में प्रश्न पूछा गया सीटेट में। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, मानसिक विकास मंद होता है, निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों या साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। अधिगम अशक्तता यानी जिसमें अधिगम संबंधी विकार या समस्या होती है
उनमें बच्चों को भ्रम की स्थिति बन जाती है। जैसे हमने बताया नहीं, सा को आज बच्चा पढ़ता है, तो दिखने में जैसे लगते हैं, ये भ्रम जो बनता है ये अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के साथ होता है। अधिगम निरोगिता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, उच्च अपेक्षा को बनाए रखना, मतलब आप बच्चों से उम्मीद लगाएं कि जो इस प्रकार के बच्चे हैं वो टॉप करेंगे या 100 में 90 नंबर लाएंगे। कहा जा रहा है कि प्रोत्साहित करना। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर विकल्प है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया सकते हैं। आप कक्षा में ऐसी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करिए जिसको आप हर प्रकार के बच्चों पर अप्लाई कर सकें, चाहे वो अधिगम निर्योग्य वाले बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पठन संबंधी विकार को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। बुलिमिया एक रोग है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, प्यास कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 40, तो जो बुलिमिया से ग्रसित होता है उसको भूख ज़्यादा लगती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये प्रश्न सीटेट ने, जहाँ तक मुझे जानकारी है जितनी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सीटेट ने इस प्रश्न में कुछ गलती की है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर लिखें और हमें बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगले वीडियो में हम इसका सही आंसर बताएंगे जो आयोग ने बताया है। कह रहा है 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, ये किसके प्राथमिक लक्षण हैं? आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर जीन पियाजे का वीडियो, कोहलबर्ग का वीडियो और वाइगोत्स्की का वीडियो बन करके आ रहा है। जो आपने नहीं देखा यहीं से क्लिक करिए, वीडियो प्ले हो जाएगा, उसको देखिए और नोट्स बनाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।